डियर व्यूअर्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के संदर्भ में उसके एग्ज़ाम, सिलेबस, पाठ्यक्रम के विस्तृत चर्चा के संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा अपनी नियोजन नीति में परिवर्तन किया गया है और इसके तहत बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके पीछे सरकार की बहुत अच्छी मंशा रही है, तभी वो इस नियमावली को हम लोगों के सामने लेकर आ रही है। और इस नियमावली को सरकार द्वारा लाने के पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। कुछ लोग इसे अच्छा नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी अपने जगह विरोध प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं जायज़ है कि हम इतने टाइम से ऑलरेडी टीचर हैं, तो सरकार क्या हमें अब राज्य कर्मचारी का दर्जा देने से क्यों कतरा रही है? क्या हम एबल नहीं है पढ़ाने में, या फिर क्या हम एबल नहीं है राज्य कर्मचारी बनने में? लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक कारण क्या है, हम थोड़ा सा उस कारण पे जाना चाहेंगे। इस नियमावली को लाने के लिए सरकार इतनी तत्पर क्यों हुई? इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण, जहाँ तक हमको लग रहा है, कि जो पुराने टीचर हैं, जो नियोजन प्रक्रिया से नियुक्त हुए शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं वो राज्य कर्मचारी नहीं हैं और राज्य कर्मचारी से मिलने वाली सुविधाओं से वो कहीं ना कहीं वंचित हैं। तो वो सरकार सोच रही है कि क्या उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, केवल राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, बिना एग्ज़ाम लिए उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे भी दिया जाए, उन्हें वेतनमान दे भी दिया जाए, लेकिन क्या वो आजीवन शिक्षक ही बने रहेंगे? क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस तो अर्जित कर लिया है कि वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन संभालने या प्रबंधन को संभालने की भी ताकत रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करा के उन टीचर को कहीं ना कहीं एक अपना संवर्ग तो बनाएगी ही, साथ साथ उन्हें अधिकारी संवर्ग की तरफ जाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इसलिए पुराने शिक्षक को, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नियोजन प्रक्रिया से नियुक्त होकर कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में लगे हुए हैं, उन्हें भी इस बीपीएससी के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम का स्वागत करना चाहिए। इसके पीछे सरकार की ये मंशा है। हो सकता है अभी निकट भविष्य में नहीं, लेकिन कभी आने वाले 5 साल 10 सालों में हो सकता है उनके अधिकारी के तौर पर नियुक्ति हो जाए। तो अधिकारी के तौर पर नियुक्ति के लिए फिर उस समय में उनसे एग्ज़ाम लेना, मान लीजिए कोई अभी 40 साल के हैं, मान लीजिए 5 साल बाद या 6 साल बाद सरकार अगर ऐसी प्रक्रिया लाई, तो क्या वो उस टाइम पढ़ने के लिए सक्षम रहेंगे? कॉम्पिटिटिव पढ़ने के लिए तो पढ़ाई वाले फील्ड में हैं ही, लेकिन क्या वो कंपटीशन देने के मूड में होंगे? नहीं। इसीलिए सरकार अभी ये नियमावली लाई है। हो सकता है अभी एग्ज़ाम पास किए रहेंगे तो उस टाइम उनके अधिकारी के तौर पर नियुक्ति भी की जा सकती है। जैसे कि अभी उड़ीसा के संदर्भ में हम देखे थे कि सरकार एक संशोधन लाने वाली है कि अब शिक्षकों की नियुक्ति आईएएस के तौर पर भी की जा सकती है, पदोन्नति आईएएस के तौर पे की जा सकती है। तो बिहार की सरकार के संदर्भ में भी हम इसको देख सकते हैं। खैर, और बात रही नए अभ्यर्थियों के लिए, जो कि 7th फेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 7th फेज में उनकी बहाली होनी है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए तैयार भी थे, उन्हें भी इस बीपीएससी के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम के लिए का स्वागत करना चाहिए। उन्हें क्यों स्वागत करना चाहिए? क्योंकि नियोजन प्रक्रिया जो थी, पिछली नियोजन प्रक्रिया, वो बहुत उबाऊ थी। कहीं ना कहीं उन्हें प्रत्येक नियोजन इकाइयों में दौड़ लगाना पड़ता था। करीब करीब अगर हमारे यहाँ 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िले हो गए, नगर पंचायत हो गए, प्रखंड हो गए, उन्हें कितने जगह दौड़ लगाना पड़ता था। इसके लिए उतने सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज करना, फिर उतने जगह डाक के माध्यम से भेजना या फिर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन को जमा करना, ये बहुत ही उबाऊ प्रक्रिया थी। और इससे आर्थिक तंगी तो थी ही, साथ साथ समय की भी बर्बादी होती थी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शिक्षक के एग्ज़ाम के साथ साथ वो किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं जो ध्यान है पढ़ाई पर केंद्रित ना होकर दौड़ने भागने व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए भी नए अभ्यर्थियों को भी इस सरकार के इस पहल का स्वागत करना चाहिए। और ख़ासकर महिला अभ्यर्थियों के लिए तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों के पास किसी न किसी पे वो हमेशा निर्भर रहती है। कहीं जाना हो तो अपने पिता, पति या भाई पे निर्भर रहती है। तो उनके संदर्भ में भी ये स्वागत योग्य है कि उनको अब किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और एक सिंगल फेज़ एग्ज़ाम दे के आराम से उनकी नियुक्ति हो सकती है।
और एक वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और वो शिक्षक बनने के योग्य भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस उबाऊ प्रक्रिया से बचने के लिए वो शिक्षक बनना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से सरकार की इस नई नियमावली का हमको स्वागत करना चाहिए। अब रही बात कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार शिक्षक नियमावली को लाई तो ठीक है, उसका हम स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवा रही है? बीपीएससी के थ्रू ही एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट हो रहा है? ऑलरेडी बीपीएससी को ऊपर इतना प्रेशर है, ऊपर से शिक्षक बहाली। कहीं ना कहीं बीपीएससी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और कहीं ना कहीं वो फेयर मीन्स में एग्ज़ाम लेगी, इसकी भी पूरी संभावना है। तो ये हमारे लिए लाभदायक होने वाला है। तो हम अब समय हमारे पास कम है और इन कम समय में हम अपने समुचित संसाधन का प्रयोग कर, समय प्रबंधन कर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोचें, ना कि विरोध प्रदर्शन और व्यर्थ के वीडियोज़ को देखने में अपना समय बर्बाद करें। तो आज हम बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। आज हम सिलेबस तो आप लोग देख ही चुके हैं, एग्ज़ाम की प्रकृति भी आप लोग देख चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स के आएंगे। आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। आज हमारा ये वीडियो पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित रहने वाला है। तो थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम आएंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे एग्ज़ाम की प्रकृति पर, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम की, विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं कि लैंग्वेज जो है तीनों टीचर के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए, यानी कि 1 to 8 के टीचर को भी लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब है कि इसमें आपको 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पे आपको 30 मार्क्स अर्जित करना ज़रूरी है, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। अगर इसमें पास नहीं होंगे तो जो हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर है, सामान्य अध्ययन के पेपर को हम नहीं पास कर पाएंगे। ये हमारा सामान्य अध्ययन है। अगर हम भाषा के पेपर को नहीं पास कर पाएंगे तो हमारा ये पेपर भी चेक नहीं होगा। तो लैंग्वेज पेपर जैसे देख रहे हैं 2 पार्ट में बटे हुए हैं। इंग्लिश है, जिन्होंने हिंदी ले रखा है उनके लिए हिंदी है, जिन्होंने उर्दू ले रखा है उनके लिए उर्दू है, और बंगाली है। इंग्लिश हमारे रहेंगे 25 मार्क्स के, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी रहेंगे 75 मार्क्स के और 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, यानी कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने मार्क्स के रहेंगे? 1 मार्क्स के। एक प्रश्न 1 अंक के, एक प्रश्न ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, 1 अंक। इसमें भी यही बात लागू होगी, एक प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि भाषा का जो पेपर होगा वो हमारा निगेटिव नहीं रहने वाला है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें क्वालिफाइंग करने के लिए हमको 30 अंक लाने होंगे, तभी हम इसमें क्या माने जाएंगे? क्वालिफाइंग माने जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि बस पास अंक लाना है, मेधा का निर्धारण इससे नहीं होना है, इसमें बस पास करना है। तो पास अंक कितने होंगे? 30। पास अंक 30 होंगे, यानी दोनों मिला के हमारे कितने? 100 अंक बने। 25 और 75 मिला के कितने अंक बने? 100 अंक। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने रहेंगे? 100 टोटल क्वेश्चन।
जिसमें से कि 25 मार्क्स के इंग्लिश रहेंगे, 75 मार्क्स के हिंदी या उर्दू या बंगाली रहेंगे। और पास करने के लिए कितने होंगे? 30 अंक। जब हम इसमें 30 अंक लाएंगे तभी हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर का जांच होगा, और सामान्य अध्ययन का पेपर ही हमारा मेधा का निर्धारण करेगा, उसी से हमारा मेरिट बनेगा और वही हमारे सिलेक्शन का आधार भी होगा। तो इसलिए लैंग्वेज पेपर को पास करना है और 30 अंक लाने होंगे। और लैंग्वेज के लिए हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, हिंदी व्याकरण जो हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल लेवल पे, वो पढ़ना है। और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी हमको हाई स्कूल लेवल पे जो ग्रामर पढ़ते थे उसी को देखना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है। और कहीं ना कहीं भाषा पेपर के लिए हमको बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम पेपर आते हैं उसको अगर आप उसको कहीं भी आपको मिल जाएंगे पुराने पेपर, अगर आप उसको भी उतना सॉल्व कर लेते हैं या फिर मार्केट में मिलने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सेट होते हैं, अगर उस सेट का भी अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो भाषा में पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गई भाषा की बात। अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए, सेकेंडरी के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए सामान्य अध्ययन 150 मार्क्स के ही हैं, लेकिन जो सेकेंडरी है और हायर सेकेंडरी है उनके लिए अपना एक स्पेसिफिक पेपर, विशेष पेपर है, वो अलग से होंगे। यानी कि 3 पेपर हमारे पास हैं, लैंग्वेज हो गए, जनरल स्टडीज़ हो गए, और तीसरा पेपर जो उनका स्पेसिफिक है, वो 3 पेपर हमारे पास हैं। लेकिन प्राइमरी के लिए कितने पेपर हैं? 2 हैं। प्राइमरी टीचर के लिए लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ हैं, केवल 2 पेपर हैं। लेकिन सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए हमारे पास कितने पेपर हैं? 3 हैं। भाषा का पेपर हो गया, लैंग्वेज का, दूसरा जनरल स्टडीज़ का, और तीसरा जो उनका अपना स्पेसिफिक है। अगर वो साइंस के टीचर हैं तो साइंस, अगर वो सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस 9-10 लेवल पे, अगर कंप्यूटर के हैं तो कंप्यूटर के। वहीं हायर सेकेंडरी के लिए साइंस में क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स, और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और भी जो भी सब्जेक्ट के निकलेंगे तो उसको अपना देना होगा। तो ये हम देख लिए। आगे हम देखते हैं आज हम विस्तृत पाठ्यक्रम की चर्चा प्राइमरी टीचर के लिए करेंगे। हम डे बाय डे एक एक वीडियो लेकर आएंगे और उन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पर्टिकुलर टीचर के लिए उस पर फोकस रहेगा। जैसे आज हमारा जो वीडियो है पाठ्यक्रम है और वो प्राइमरी टीचर के लिए। आज जो हमारा पाठ्यक्रम होगा वो किन के लिए होगा? प्राइमरी टीचर के लिए होगा। और ये जो पाठ्यक्रम है बिहार सरकार के प्राइमरी स्कूल में 1 to 8 में जो चलती है, उन्हीं से सवाल कहीं ना कहीं आने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं समान अध्ययन, ये किन के लिए है? प्राइमरी टीचर के लिए है। प्राइमरी टीचर फॉर ठीक है। ये क्या रहेंगे? इसमें जो जरूरी बात है देखने के लिए वो क्या है? समान अध्ययन का पेपर 150 अंक के होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, ये तो हर कोई जान रहा है। अब आते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और यहाँ पे पाठ्यक्रम में मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि यहाँ पे जब सामाजिक विज्ञान कह दिया गया, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान
के बाद अलग से राष्ट्रीय आंदोलन को लिखने की क्या ज़रूरत थी? अलग से भूगोल और पर्यावरण को शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? जबकि ये भी तो हमारा सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है। नहीं, इसको शामिल करने के पीछे क्या मंशा है कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, इससे आने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी। भूगोल और पर्यावरण से भी आने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी, इसीलिए हमको विशेष फोकस इस पे करना है। वहीं यहाँ दिया हुआ है 4 इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए। हमारे 4 जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है, देखते हैं इसको हम लोग एक बार देखेंगे नोट 1 करके। नोट 1 में हम देखेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है प्रश्न पत्र यहाँ पे लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमको इस पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या दिया? पाठ्यक्रम दिया हुआ है। यहाँ पे पाठ्यक्रम है, इसको मेंशन इसलिए अलग से किया गया क्योंकि हमारे बिहार सरकार के 1 to 8 में जो करिकुलम चलता है, 1 to 8 में क्या करिकुलम है उसी से प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है 1 to 8 में जो जितना भी पोर्शन दिया हुआ है, जितने भी खंड दिए हुए, जितने भी विषय उनके जितने भी खंड दिए गए, उन्हीं से सवालों के रहने की संभावना है। वही है कि इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि यदि प्राइमरी टीचर की नियुक्ति 10+2 के बाद भी होती है और आफ्टर ग्रेजुएशन विथ बीएड के बाद भी होती है, तो प्रश्नों की प्रकृति या तो +2 लेवल से भी हो सकती है और आने की संभावना +2 लेवल के स्तर से भी हो सकती है और ग्रेजुएशन लेवल के स्तर से होती है। लेकिन यहाँ पे बात है कि क्या सारे सवाल वैसे उसी स्तर के रहेंगे? नहीं, 20% क्वेश्चन हमारे ग्रेजुएशन और +2 लेवल से रहेंगे, बाकी 80% क्वेश्चन हमारे पाठ्यक्रम 1 to 8 में बिहार सरकार जिस पाठ्यक्रम को चलाती है उनसे रहेंगे। 1 मिनट। ठीक है, तो ये बातें हो गई, ये जिस पे हमें फोकस करना था। मेन फोकस हमारा क्या था? पाठ्यक्रम पे चर्चा करने का मेन फोकस है सामाजिक विज्ञान को अलग क्यों किया गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जबकि सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, भूगोल भी और पर्यावरण भी सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, लेकिन इसको अलग करने के पीछे मकसद है कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक रहने की संभावना है। भूगोल और पर्यावरण से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक रहने की संभावना है। दूसरी बात यहाँ पे है पाठ्यक्रम, हमारे 80% क्वेश्चन पाठ्यक्रम से होंगे। और तीसरा बात कि हम अगर 10+2 या ग्रेजुएशन तो उससे 20% क्वेश्चन रहने की संभावना है। और आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा बात कैसे कह सकते हैं? ऐसा बात हमको इसलिए कहना पड़ा है कि अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी ने हेडमास्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, साथ ही साथ सहायक टीचर का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। तो आप कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सोर्स का काम करेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा? सोर्स का काम करेगा। हम उस पेपर को देखेंगे और उसके आधार पे हम अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को तैयार करेंगे। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और फिर हमारे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम क्रैक करेंगे और क्या मेधा का निर्धारण होगा, मेरिट लिस्ट में हम कैसे आएंगे, उसकी भी बात हम आगे वीडियोज़ में करेंगे। थोड़ा हमारे लिए आज पहला दिन है तो थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड फ्रेंडली नहीं है, स्मार्ट बोर्ड फ्रेंडली नहीं है, तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम को बार बार कहना पड़ रहा है, तो इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम में पाठ्यक्रम क्या रहेगा। हम एक बार पाठ्यक्रम को देखते हैं, फिर आएंगे कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और कहीं ना कहीं रेफरेंस हमारा क्या रहेगा? हेडमास्टर का एग्ज़ाम रहेगा, सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम रहेगा। हेडमास्टर के एग्ज़ाम में भी सामान्य अध्ययन के एक पेपर थे और वो भी 150 मार्क्स के थे,
और प्रश्नों की संख्या 150 थी, अंकों की संख्या 150 थी और समय अवधि भी 2 घंटे की थी। वैसी तरह लैंग्वेज भी क्या हेडमास्टर में वैसे ही थे, इंग्लिश अलग, हिंदी जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया था, उर्दू, बंगाली, और एग्ज़ाम की प्रकृति, सिलेबस का प्रकृति सब कुछ वैसा ही था। बस एक एडिशनल हेडमास्टर वाले में क्या था कि उनका जो मैनेजमेंट करिकुलम होता है, स्कूल मैनेजमेंट करिकुलम, उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उस पोर्शन को हमको नहीं देखना है। लेकिन जनरल स्टडीज़ के लिए और लैंग्वेज के लिए जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, उस पेपर को हमको फॉलो करना है और उसको हमेशा फॉलो करना है, उसको देखना है कि किस तरह का पूछा गया था एग्ज़ाम का क्वेश्चन, उसको देखना। और साथ साथ ये भी देखना है कि इस बार निगेटिव मार्किंग, सॉरी इस बारे में हम बात नहीं किए, जो कि हमको करना था। पास करने के लिए तो 150 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है।